अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज अजवेरी वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी चौक शादीपुरा। आज हमारा लेक्चर है डेग नाला। डेग नाला एक बीमारी होती है जो कि पराली की जो फसल होती है, यानी कि मूंजी की, चावल की जो फसल होती है, यानी कि जगह से यानी कि जो हासिल होती है पराली, और उसमें फंगस का होना ज़रूरी होता है। फंगस वाली पराली खाने से अक्सर जानवरों को यानी कि डेग नाला की बीमारी लाहक हो जाती है। इसमें स्किन डैमेज हो जाती है, कान कटने लगते हैं और दुम भी सूख कर झड़ जाती है। और इसके साथ साथ पाँव और पाँव के साथ यानी कि नी जॉइंट तक यानी कि वो गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं। हत्ता कि अगर गलना सड़ना और साथ हड्डियाँ भी नज़र आना शुरू हो जाती हैं। अगर हड्डियाँ नज़र ना भी आएँ, अगर ज़ख़म ही तो यानी कि ज़ख़मों पर हमला हो तो ज़ख़मों पे यानी कि पानी और रेशा या पीप वगैरह बहने लग जाती है। ये इतनी तकलीफ़दा बीमारी होती है कि अक्सर जानवर इस बीमारी से लेट जाते हैं। और इसके साथ जानवरों के जिस्म में खून की कमी और क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी, और इसके साथ साथ जानवरों के दूध की पैदावार सलाहियत पहले दिन से कम होना शुरू हो जाती है, हत्ता कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है और जानवर बिल्कुल बेकार होकर रह जाता है। इस बीमारी की वजूहत 1930 में सियालकोट में बीमारी शुरू हुई थी। नदी की वजह से इस बीमारी का नाम डेग नाला रखा गया, क्योंकि इस सियालकोट की जो नदी थी, इस नदी में जो पानी था वो पानी में फंगस की यानी कि जरासीम थे। और ये पानी जितनी भी जगह पे यानी कि मूंजी वाली जगह पे, जगह से चावल की फसल काश्त की जाती थी, वहाँ से जितनी जगहों पे ये पानी गया उतनी जगहों पे यानी कि ये बीमारी फैलती चली गई। और वो जो चावल यानी कि चावल जो मूंजी वगैरह जो हासिल करने के बाद जो पराली बचती है, वहाँ को यानी कि जानवरों को अगर इस्तेमाल की जाए, खाने के लिए दी जाए, तो अक्सर जानवर यानी कि इस फंजाई वाली फंगस वाली जो पराली होती है, ये खाने से जानवरों को ये बीमारी लाहक हो जाती है। और इसके साथ साथ अगर ये पराली अगर यानी कि ज़मीन के पास यानी कि जो मुड होते हैं जिनको हम कहते हैं जड़ों के पास काटने से अक्सर ये बीमारी ज़्यादा फैलती है। अगर थोड़ी सी ऊपर रख कर काट दी जाए तो बीमारी में कमी वाक़या हो जाती है। लेकिन फिर भी ये यानी कि डेग नाला का पानी जहाँ जहाँ भी यानी कि फसलों में चलता रहा, वहाँ से यह बीमारी चलती ये फंगस की बीमारी अब इंडिया और पाकिस्तान में जहाँ जहाँ सेम इलाके होते हैं, सेम ज़्यादा ज़मीनों में यह ज़्यादातर ये बीमारी होती है। इसके साथ इसके अलावा जो मेन पॉइंट वाली बात यह होती है कि जब यानी कि लोग चावल की फसल को काट लेते हैं, काटने के बाद जो पीछे नीचे बचती पराली, उस पराली में बारिश वगैरह पड़ने से तो जो पराली की गीला हो जाने की वजह से जिस पराली में ब्लैक निशान पड़ जाते हैं, वो ब्लैक जो निशान होते हैं वो फंगस के निशानदेही की और ये जो यानी कि निशानदेही करते हैं। पराली में ब्लैक रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। जब ये पराली ब्लैक रंग के धब्बों वाली और इसके साथ वो यानी कि वाइट कलर और ब्लैक कलर की जो फफूंदी लग जाती है, फंगस लग जाती है, फंजाई लग जाती है, अगर जानवर खा ले तो अक्सर जानवरों में ये बीमारी लाहक हो जाती है। 1938 और 1933 से 1938 तक हमारे पाकिस्तान के ज़िला शेखुपुरा में इस बीमारी के मुतालिक रिसर्च हुई थी। और रिसर्च में सबसे ज़्यादा अहम बात जो सामने आई थी वो चावल की काश्त थी। चावल की काश्त वाले इलाकों में कोढ़ की बीमारी यानी कि दुम का घल सड़ जाना, कानों की टिप का सूख कर झड़ जाना और खुरों वगैरह का, पाँव के साथ जो खुर होते हैं खुरों को घल सड़ जाना और झड़ जाना, ये बीमारी की मेन निशानदेही साबित होती है। इसके साथ पाँव के जो निशानात यानी कि ज़ख़म जो होते हैं जोड़ों में, वो ज़ख़मों का फट जाना, गल जाना, सड़ जाना। उसके बाद जानवरों में हमने देखा है कि हड्डियाँ नज़र आना शुरू हो जाती हैं, बाज़ दफ़ा खुर जड़ जाते हैं और जोड़ों में सोजश हो जाती है और ज़ख़मों से पानी निकलना शुरू हो जाता है। और इसके साथ ये बीमारी इतनी यानी कि सख्त बीमारी होती है। ये बीमारी पेडियस स्ट्रा खाने की वजह से होती है, यानी कि पराली खाने की वजह से होती है। लेकिन ये बीमारी के लिए स्ट्रा के अंदर फंगस का होना ज़रूरी है। ये पेडियस स्ट्रा सब्ज़ होती है, तो इसे काट लिया जाए तो इसकी वजह से अक्सर फंगस पैदा हो जाती है। अगर इसको धूप में सुखाया ना जाए, अगर इसको धूप में खुश्क ना किया जाए तो इसमें फंगस पैदा हो जाती है, जो कि फंगस टॉक्सिन
पैदा करता है, टॉक्सिन इसमें शामिल हो जाती है। फंगस के जहर को फुसारियम SPP, ये जहर खाने के बाद इंटेस्टाइन से होता हुआ खून में जहर मिलता है। ये बीमारी उन जानवरों को ज़्यादा होती है, विंटर सीज़न में ये बीमारी ज़्यादा होती है, जबकि जो जानवर पेडियस्ट्रा यानी कि ज़्यादा यानी कि पराली यानी कि फफूंदी वाली फंजाई वाली खाएंगे तो इसमें जानवर अक्सर इस बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। पेडियस्ट्रा हार्वेस्टिंग यानी चावल की काश्त मौसम ख़ज़ां से पहले कटाई की जाए तो इसमें मौजूद जो पराली होती है इसमें फुसारियम SPP टॉक्सिन पाया जाता है, जो कि जिस्म में स्किन को डैमेज करता है। जिस तरह टॉक्सिन जिस्म में फैलता है, सबसे पहले कान में असरात नज़र आते हैं और कान में नीली लाइन हेल्दी टिश्यू। इस जहर का असर होते ही जिस्म में हार्ट ब्लड सप्लाई कम कर देता है और फिर कान सूख जाते हैं, जिससे जैसे यानी कि शापर जैसा यानी कि जैसे जिनके लटक जाते हैं और ऐसे महसूस होता है जैसे कान जो होते हैं सबसे पहले ना टर्न होते हैं, मुड़ते हैं, हल्के से मुड़ते हैं। फिर ये यानी कि जब ये टॉक्सिन कानों में दाखिल होता है और ऐसे यानी कि पापड़ की तरह यानी कि ये बिल्कुल अकड़ते जाते हैं, इसमें ब्लड सप्लाई बंद होने की वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता एक साइड को टर्न हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं और मुड़ कर आहिस्ता आहिस्ता फिर ये जलना शुरू हो जाते हैं। अगर इसका इसी वक्त इलाज कर दिया जाए तो कान कटने से बच जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता पूरा जिस्म ही सूखने लग जाता है और टूटने लगता है। तो सबसे पहले आपने यानी कि फीडिंग मोल्डी पेडिस्ट्रा आपने स्टॉप करनी है, ये आपने पराली खिलाना बंद कर देनी है। और इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ द मोल्डी पेडिस्ट्रा टॉक्सिन बाइंडर दें और इसके साथ पेंटासल्फेट दे दें। पेंटासल्फेट पाउडर के बारे में हम आपको बताएंगे, पेंटासल्फेट का पाउडर कैसे देना है। इसके साथ एसिटाइलरसन और सिनक यानी कि ये भी आप खिलाएंगे तो जानवरों में आप यानी कि इसके टॉक्सिन को रोक सकते हैं और आप जानवर को जल्द से जल्द कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके साथ एंटी डेगनाला लिक्वर ये भी आप शुरू करें। और लिवर टोनो के बारे में भी मैं आपको बताऊं, इसमें लिवर टोनो लाजमी देना चाहिए क्योंकि ये लिवर को भी डैमेज करता है, जिगर को भी डैमेज करता है, जिससे जानवर यानी कि कुफ्त मुदाफ़त बहुत ही जल्द अज जल्द यानी कि कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, ब्लड की कमी होना शुरू हो जाती है, जानवर निडहाल होकर गिरना शुरू हो जाता है। पेंटासल्फेट के बारे में बताएंगे। पेंटासल्फेट की मिकदार आपने कितनी देनी और कितनी कितनी मिकदार में लेने हैं। मैग्नीशियम सल्फेट हम लेंगे 100 ग्राम, फेरस सल्फेट हम लेंगे 166 ग्राम, कॉपर सल्फेट लेंगे 24 ग्राम, जिंक सल्फेट लेंगे 75 ग्राम और कोबाल्ट सल्फेट हम लेंगे 15 ग्राम। ये सारी चीज़ों को हम वज़न करके यानी कि मिक्सिंग कर लें। इसको मिक्स करने के बाद ये 9 ग्राम 100 किलोग्राम जिस्मानी वज़न के हिसाब से आप तैयार कर लें। 9 ग्राम 100 किलोग्राम जिस्मानी वज़न के हिसाब से जानवरों को देते रहें और इससे जानवरों में 10 से 12 दिन के अंदर अंदर यानी कि इस बीमारी का टॉक्सिन जो है, ये जो फंगस बीमारी का जो टॉक्सिन है ये रुक जाएगा, इसकी यानी कि ब्लॉकिंग हो जाएगी। आप इसमें आप आसानी पैदा कर सकते। और इसके अलावा यानी कि आप जो यानी कि जो कान वगैरह जो बुढ़े हुए होते हैं और इसके बाद दुम वगैरह जो अपना जो दुम वगैरह जो सुकड़ जाती है, गल जाती है, सड़ जाती है कान जो, इसको आप काट दे। ये ज़्यादा अगर मसला बना हो तो आप काट कर इसके ऊपर एंटीसेप्टिक सोल्यूशन वगैरह लगाएं और इसके साथ आप यानी कि ब्लड सप्लाई को चलाने के लिए आप गर्म टकोर वगैरह करें और इसके साथ टेल की सर्जरी करें, कान की सर्जरी करें। ये सर्जरी करने से आप बीमारी को रोक सकते हैं। ब्लड सप्लाई को चलाने के लिए नाइट्रोग्लाइसरीन ऑइंटमेंट एक क्रीम होती है, मरहम होती है, ये आप ऊपर लगाएं जिससे जिस्म में जो मौजूद जो फंगस वगैरह जमा हुई होती है, जहाँ पे जो फंगस वगैरह का असर हुआ होता है, वहाँ से आपकी ब्लड सप्लाई चलने लग जाएगी। और इसके साथ एक और ऑइंटमेंट थ्रोम्बोफोब ऑइंटमेंट ऑफ द हेपारिन सोडियम बेंजाइल निकोटाइनेट। पाँव के गले सड़े ज़ख्मों के लिए हम कार्बोलिक एसिड 100 ग्राम और 1 लीटर तेल सरसों और 1 लीटर तेल फिनाइल ऑयल
यानी कि ये तीनों तेलों को मिलाकर मिक्स कर लें और ऊपर जो गले सड़े जो पाँव वगैरह के ज़ख़म होते हैं, जोड़ों वगैरह में जो ज़ख़म हो जाते हैं, गले सड़े ज़ख़मों पे लगाएं और ये लगाने से ज़ख़म जल्द से जल्द अच्छे हो जाते हैं पेंटासिफेट देने के साथ साथ। इसके साथ साथ हम मरहम भी बनाते हैं। मरहम में हम कॉपर सल्फेट 10 ग्राम, जिंक सल्फेट 10 ग्राम, गंधक आंवलासार 10 ग्राम और वुंड केयर ऑयल या फिनाइल ऑयल 10 ग्राम, मुश्कफूर 3 ग्राम, चारिलाक पेंसिलिन एक अदद और वैज़लिन 100 ग्राम, ये मरहम बनाकर भी आप लेप कर सकते हैं। और इसके साथ आप एक और चीज़ भी कर सकते हैं, तंबाकू लेते हैं हम 20 ग्राम, 10 लीटर पानी में उबाल कर और इसमें डेटोल हम डालते हैं 50 ml, ये भी हम इसके साथ धोते हैं, साफ़ करते हैं, जिससे जानवरों में बड़ी आसानी से फ़ायदा पहुंच सकता है। और इस बीमारी में सबसे मेन जो पॉइंट है वो ये भी होता है कि ज़िमनी इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए हमने यानी कि एंटीबायोटिक मेडिसिन का देना लाजमी है, पेन किलर का देना लाजमी है और एंटी एलर्जिक का देना ज़रूरी है और सोजिश के लिए भी टीके लगाने ज़रूरी हैं। इसमें हम लगाते हैं ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, बड़े जानवरों को 20 ml और छोटे जानवरों को वज़न के हिसाब से 10 से 5 ml तक देते रहते हैं। फिनाइल बुटाजोन 15 ml तक देते हैं, मेप्राजोन 10 ml देते हैं। दूसरा एक नुस्खा और भी है, स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन हम देते हैं 1 ग्राम और इसमें लॉक्सन हम देते हैं 10 ml और साथ हम डेक्सामेथासोन, अगर नॉन प्रेग्नेंट हो तो डेक्सामेथासोन लगा सकते हैं, अगर प्रेग्नेंट है तो एवल लगा सकते हैं या मेप्राजोन लगा सकते हैं। तीसरा नुस्खा भी है, इसमें हम देते हैं बायोलिंकोवास यानी कि लिंकोमाइसिन जमा स्पेक्टिनोमाइसिन 20 ml देते हैं, मेलॉक्सिकेम 20 ml देते हैं। साथ हम एंटी एलर्जिक के तौर पर डेक्सामेथासोन या एवल का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ हम ताकत के लिए हम एम्बीवाई काम का देते हैं और इसका नीरोफास का इस्तेमाल कर सकते हैं, बी कम्प्लेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, नीरोफास का फास्फोरस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ इसके अलावा जिगर के लिए हम हेपागोन का इस्तेमाल कर सकते हैं और शरबत जिनके जिगर के लिए जो सिरप देते हैं उसके लिए हेपाबूवी का यूज़ करते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करने के लिए, हाजमे के लिए हम एलवीजेस ईस्ट टॉक्सिन बेटर का यूज़ करते हैं। और साथ यानी कि देसी खुराकों में हम ज़्यादातर इसमें यानी कि काली ज़ीरी, काली मिर्च, इंडियन कोड का भी इस्तेमाल करवाते हैं, जिससे ये जानवरों में जहरीले असरात का ख़त्म हो जाता है।